गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्रिया का चल रहा था। क्रिया भी हमने आपको 3 प्रकार की बताई। क्रिया 3 प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और काल के आधार पर। उसके बाद प्रयोग के आधार पर, काल के आधार, प्रयोग के आधार पर हुई। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, कर्मक सकर्मक, वो पूरी हो गई। प्रयोग के आधार पर चल रही थी, प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के मैंने भेद बताए, कल 5 भेदों को हमने पढ़ा। अगली क्रिया होती है कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया में क्या होता है? वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ, वे क्रियापद जो क्रियापदों के साथ, क्रियापदों के साथ, परिभाषा क्या है? वे क्रियापद जो क्रियापदों के साथ कृदंत प्रत्यय जोड़ने से, क्रियापदों के साथ कृदंत प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं, कृदंत प्रत्यय जोड़ने से बनती है, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। ये कृदंत क्रिया की परिभाषा। कृदंत क्रिया की परिभाषा क्या हुई? वे क्रियापद, क्या? वे क्रियापद जो क्रिया के पदों के साथ, वे क्रियापद जो क्रियापदों के साथ कृदंत प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का निर्माण कृदंत प्रत्यय से जोड़ने से बनती हैं, जो क्रिया कृदंत प्रत्यय के जोड़ने से, या जिन क्रियाओं का निर्माण कृदंत प्रत्यय जोड़ने से बनता है, वो क्या कहलाती हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाती हैं। जैसे क्रियाधनता, क्या बनेगा? क्रियाधनता। क्या? क्रियाधनता में बनेगा जैसे चल धनता बराबर चलता, हंस धनता बराबर हंसता, गा धनता बराबर गाता। इस प्रकार इन क्रियाओं का निर्माण होता है। किस प्रकार होता है निर्माण? चल धनता चलता, हंस धनता क्रियाधना, जे क्रिया धन आ, चल धन आ बराबर चला, दौड़ धन आ बराबर दौड़ा। ऐसे शब्दों के द्वारा इस क्रिया का निर्माण होता है। आई बात समझ में? वे क्रियापद जो क्रियापदों के साथ कृदंत प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रिया में जैसे ताज क्रिया, धनता लगाया, चल क्रिया हो गई, ताप कृदंत प्रत्यय हो गया तो चलता बन गया, हंस धनता हो गया तो क्या बन गया? हंसता बन गया, गा धनता बन गया, गाता बन गया। इस प्रकार इन क्रियाओं का निर्माण होता है। अगली क्रिया आती है, आई बात से एक बार फिर देखिए, जिन क्रियाओं का निर्माण कृदंत प्रत्यय जोड़ने से बनता है, वह क्रिया क्या कहलाती हैं? कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। कृदंत क्रिया के बाद क्रिया आती है आपकी, कृदंत क्रिया के बाद कृत्य आएगी सजातीय क्रियाएं। क्या कहलाती हैं? सजातीय क्रिया।
सजातीय क्रिया की परिभाषा क्या है? सजातीय क्रिया की परिभाषा होती है वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर बनते हैं। वे क्रिया जहाँ क्रिया और कर्म एक ही धातु से बनते हैं। वे क्रिया जहाँ क्रिया और कर्म एक ही धातु से बनते हैं। किससे बनते हैं? एक ही धातु से बनकर, एक ही धातु से बनकर एक साथ ही प्रयुक्त होते हैं। वे क्रिया जहाँ क्रिया और कर्म एक ही धातु से बनकर एक ही साथ प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सजातीय कृत्य क्या कहते हैं? उन्हें सजातीय वे क्रियाएं जहाँ क्रिया और कर्म एक ही धातु से बनकर एक ही साथ प्रयुक्त होते हैं, वे सजातीय क्रिया कहलाती है। वे सजातीय क्रिया कहलाती है। आई बात समझ में? जैसे क्या क्रिया हुई? वे क्रियाएं जहाँ क्रिया और कर्म अर्थात क्रिया और कर्म दोनों का निर्माण एक ही धातु से होता है, वहाँ कौन सी क्रिया होती है? वहाँ सजातीय क्रिया होती है। और सजातीय क्रिया कैसे होती है? जैसे देखिए, भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, या भारत ने अनेक लड़ाई लड़ी। बच्चों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया। ये क्रियाएं होती हैं। देखिए, इनमें कर्म खा धातु से बना है, लड़ाइयाँ लड़ी। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, किससे? जो क्रिया और कर्म जिन क्रियाओं में क्रिया का और कर्म का निर्माण एक ही धातु से होता है, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं? सजातीय क्रियाएं कहलाती हैं। आई बात समझ में? क्या पढ़ाई? कृदंत क्रिया क्या कहलाती है? कृदंत क्रिया क्या कहलाती है? वे क्रियाएं वे क्रियापद जिनमें कृदंत प्रत्यय जुड़ने से जिन क्रियाओं का निर्माण होता है वो कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद दो क्रियाएं आती हैं, एक सहायक क्रिया, इसकी परिभाषा अगली क्लास में करेंगे। सहायक क्रिया और एक होती है अपूर्ण क्रिया। ये प्रयोग के आधार पर क्रियाओं के भेद हुए। अब आपको एक बात बता दूं, अब तक जितने भी प्रश्न बने हैं सन 18, 19, 20 3 एग्जाम लगी हैं सिलेबस क्रिया के सिलेबस की। अब तक प्रश्न आया है, वो प्रश्न केवल मात्र आता है तो किससे आया है? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद से आता है। बाकी प्रयोग के आधार पर अब तक प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन हमें ज्ञान के लिए अगर प्रश्न आ भी जाए तो हमें ये क्रिया पढ़ी, ये 9 प्रकार की क्रियाएं पढ़ी। 9 प्रकार की क्रियाओं में हमने कौन कौन सी क्रियाएं पढ़ी एक बार सब देखिए। पर हमने पढ़ी संयुक्त सरल या साधारण क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सजातीय क्रिया, कृदंत क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। ये क्रियाएं होती हैं प्रयोग के आधार पर। इसके बाद क्रिया का काल बताया था आपको। क्रिया काल के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं काल के आधार पर?
काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है। लिखिए साहब, काल के आधार पर काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक होती हैं वर्तमान कालिक क्रियाएं, वर्तमान कालिक क्रिया, और एक भूतकालिक क्रिया, और सहायक क्रिया, वो भविष्यकालिक क्रिया। भविष्य कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। ये काल के आधार पर क्रिया होती है। मैंने अब क्रिया के 3 भेद बताए। क्रिया के 3 भेद कौन कौन से? देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर। अगली आती है प्रयोग के आधार पर, और काल के आधार पर। ये क्रिया के 3 भेद थे साहब। इसके बाद भैया जी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े हमने। एक अकर्मक होती है, एक सकर्मक होती है, वो पूरे हुए। इसके बाद प्रयोग के आधार पर पढ़े। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद पढ़े हमने? क्रिया के आधार पर भेद पढ़े हमने कितने? 9 भेद पढ़े। उसके बाद काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब इनकी परिभाषा की कोई ज़रूरत नहीं। जो वे क्रियाएं जो वर्तमान काल में घटित होती हैं या जो क्रियाएं वर्तमान काल में होती हैं वो तो वर्तमान कालिक क्रिया होती हैं। कोई भी काम वर्तमान काल में होगा तो वर्तमान काल में क्रिया क्या कहलाएंगी? वो वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती हैं। कौन सी क्रिया कहलाती हैं? वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती हैं। वर्तमान कालिक क्रिया कौन सी होती हैं? जो क्रियाएं वर्तमान काल में क्या होती हैं? वे क्रियाएं जो वर्तमान काल में घटित होती हैं या जो क्रियाएं जिन क्रियाओं का क्रियान्वयन वर्तमान काल में किया जाता है वो वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम गाना गाता है, श्याम खाना खाता है, वे रोज मंदिर जाते हैं, वे रोज पूजा करती हैं। ऐसी क्रियाएं किसमें होती हैं? वर्तमान काल में होती हैं। वे क्रियाएं वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएंगी। जिन क्रियाओं का क्रियान्वयन या जो क्रियाएं भूतकाल में घटित होती हैं, कहने का मतलब जो क्रियाएं भूतकाल में घटित होती हैं वे कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? भूतकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जिन क्रियाओं का काल भूतकाल होगा, जैसे वे खाना खाते थे, वे मंदिर जाते थे, वे पूजा करती थी, वे पढ़ती थी, वे घूम रहे थे, ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होगा रहा था, रहे थे, वहाँ भूतकालिक क्रियाएं होंगी। अर्थात जिन क्रियाओं का क्रियान्वयन अर्थात वे क्रियाएं जो भूतकाल में की जाती हैं वे कौन सी क्रिया कहलाती हैं? भूतकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब भविष्यकाल की क्रियाएं क्या होती हैं? भविष्यकाल की क्रियाएं जिन क्रियाओं का काल जो क्रियाएं भविष्यकाल में घटित होती हैं अर्थात वे क्रियाएं जो जिनका क्रियान्वयन भविष्यकाल में किया जाता है, वे क्रियाएं जिनका क्रियान्वयन भविष्यकाल में किया जाता है वे भविष्यकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वे जयपुर जाएंगे, वे खाना खाएंगे, वे कमरे के अंदर सोएंगे, वे पूजा करने जाएंगे, वे मंदिर जाएंगे, ऐसे जहाँ शब्द हैं ये क्रियाएं भविष्यकाल में क्रिया कहलाती हैं।
ये काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हुए, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। वर्तमान काल की क्रिया जो का वर्तमान काल में घटित होती है वे वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती हैं, जो भूतकाल में घटित होती हैं वो भूतकालिक क्रिया कहलाती हैं, और जो क्रिया भविष्य काल में घटित होती हैं वे क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। परीक्षा की दृष्टि से जो हमारा महत्वपूर्ण क्रिया का भेद है वो है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब आपको कर्म के आधार पर क्रिया का विवरण लिखाया, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। अकर्मक क्रिया की कुछ शर्तें लिखाई थी मैंने। अकर्मक क्रिया वे होती हैं जिनके साथ कर्म जुड़ा हुआ नहीं होता है, वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। या परिभाषा यूँ करें, जिन क्रियाओं का व्यापार एवं फल कर्म पर नहीं पड़ करके कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के कितने भेद नहीं होते हैं? अकर्मक क्रिया को मैंने बताया, आपको बताया कि सूर्य के उदय और अस्त होने में कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक होती है। जितनी भी गत्यार्थक क्रियाएं होती हैं, आना जाना, दौड़ना, चलना फिरना, घूमना, ये सारी क्रियाएं कैसी होती हैं? अकर्मक होती हैं। उड़ना। उसके बाद मैंने बताया कि जो मनोविकासात्मक हमारे जो मन में उत्पन्न क्रिया होती है, ईर्ष्या करना, छींकना, हंसना, रोना, चिल्लाना, ये सारी क्रियाएं कैसी होंगी? अकर्मक होंगी। स्थायित्व के स्थायित्व होता है, वे स्थायित्व क्रिया कैसी कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गुरुजी आसन पर बैठे हैं। उसके बाद सकर्मक क्रिया आती है। सकर्मक क्रिया में मैंने आपको बताया कर्म के आधार पर दूसरा वे सकर्मक क्रिया का था। सकर्मक क्रिया में वे क्रियाएं जिनका व्यापार एवं फल कर्ता पर नहीं पड़ करके कर्म पर पड़ता है, वे क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सकर्मक क्रियाओं की शर्त होती है जिन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा हुआ होगा वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, और कर्ता पद में न जोड़ने पर क्रिया सकर्मक बन जाती है। कर्म के साथ से जोड़ने पर या किसी की प्रयत्न किया जाता है तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। संपूर्ण प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती हैं। ये जो हमारा मेन टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे मोस्ट टॉपिक है, यह है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। इस प्रकार ये हमारा क्रिया का प्रकरण आज पूरा हुआ।